हेलो क्लास 8। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 के जो पोर्शंस बचे हुए हैं उनको। तो पेज नंबर 121 से हमको स्टार्ट करना था। तो इसमें दिया है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। तो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेल में अगर देखा जाए सबसे पहले तो मेल में ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से और पूरे लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, मेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से और प्यूबर्टी में कुछ समय के बाद 18 ईयर्स तक लगभग टेस्टिस जो है अच्छे से मैच्योर हो जाता है, स्पर्म प्रोड्यूस करने लगता है और भी वेल डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें ये टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने लगता है, स्टार्ट करने लगता है, पेनिस भी मस्कुलर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है और वेल डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये मेल जो है ये पूरे लाइफ टाइम तक इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज रहता है। ये कभी स्पर्म इसमें जो प्रोडक्शन है वो पूरे लाइफ टाइम तक होता है। और स्पर्म क्या है? ये स्पर्म होता है मेल गेमेट। जहाँ तक फीमेल की बात किया जाए, फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और ये जाता है वो 48 या 50 ईयर्स तक। तो फीमेल जो हैं वो रिप्रोडक्टिव रूप से अगर फंक्शनल देखा जाए तो बस इस एज तक रहती हैं। उसके बाद से वो मतलब वो फीमेल गेमेट जैसे कि ओवा है उसको वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज जो है शॉर्ट टाइम के लिए है देन मेल। ठीक है, प्यूबर्टी के समय इनका जो ओवेरी होता है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, और वो ओवा प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो होता क्या है इस चीज़ को जरा समझते हैं। फीमेल में ओवेरी मैच्योर हो गया, वो भी हो गया और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पहली बार स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग मिनार्च। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 48-58 ईयर्स रीच करने के बाद बंद हो जाता है तो स्टॉपेज जो है उसका जब बंद हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो मेनार्च और मेनोपॉज। तो जरा देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो फीमेल का ओवेरी है वो एक बार में एक ओवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो यूटेरस है, यूटेरस जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर स्पर्म पहुंचता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो ये फिर इसी के यूटेरस के अंदर ये अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा और यहीं पर जो है बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूटेरस क्या करता है, अपने आप को थिक कर लेता है। इसमें बहुत सारे ब्लड वेजल्स आ जाते हैं। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं पहुंचता है, तो ये ओवा और ये ब्लड वेजल्स रप्चर कर जाता है, फट जाता है और ये भी ब्लड और कुछ यूटेरस के सेल्स भी, ये सब वेजाइना के थ्रू बाहर रिमूव होते हैं। ठीक है, इस फ्लो को कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवा के बनने को ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ओव्यूलेशन होने के बाद ये वेट करेगा स्पर्म के लिए। अगर स्पर्म आ गया तो ठीक है, स्पर्म नहीं आता है तो फिर ये ओवा और ये यूटेरस जो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि बच्चे को डेवलपमेंट के लिए यूटेरस के अंदर ब्लड वेजल्स था, तो ये ब्लड वेजल्स रप्चर कर जाएगा,
यूटेरस के कुछ सेल्स, ये सब जो है इस वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। इस फ्लो को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। और क्योंकि ये हर मंथ आता है 28 से 30 डेज़ के 28 डेज़ के बाद, ठीक है, ये हर मंथ रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये ओव्यूलेशन, फिर मेंस्ट्रुएशन, फिर ओव्यूलेशन, फिर मेंस्ट्रुएशन, ये चलता रहता है हर मंथ। ये क्या होता है, रिपीट होता है। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना ये गर्ल्स के अंदर साइन है कि वो रिप्रोडक्टिव फेज से गुजर रही है। और ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है ज़्यादा लंबा नहीं होता, 48 से 50 के लगभग ये जो है स्टॉप हो जाता है, जिसको मेनोपाज कहते हैं, ठीक है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं बाय सर्टेन हार्मोन्स, जिसको हम लोग जानते हैं कि मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। अब हमको पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। समझना, दो तरह के ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड जो होते हैं हमको पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। इससे पहले देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यू बोल सकते हैं, जिससे कोई चीज़ लिक्विड चीज़ निकलता रहता है, ठीक है। कोई लिक्विड चीज़ निकलता रहता है इनसे, इनको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को ग्लैंड कहते हैं। कुछ न कुछ उनसे कुछ केमिकल सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता रहता है, इसको हम कहते हैं ग्लैंड। ग्लैंड दो तरह के होते हैं। अगर इनके पास एक ट्यूब है, अगर ग्लैंड के पास एक ट्यूब है, ट्यूब जिसको डक्ट भी कहते हैं, ट्यूब या क्या बोलते हैं, डक्ट। अगर ये ट्यूब या डक्ट है तो ये जो कुछ भी सिक्रीट करेंगे वो इस ट्यूब के रास्ते जहाँ पहुँचना होगा पहुँचेगा। ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट हो उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए सलावरी ग्लैंड्स, ये हमारे माउथ में होता है, 3 पेयर्स है, ये सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक है। सलाइवा जो है फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, फूड को मॉइस्ट करने में भी हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड, स्किन में होता है स्वेट ग्लैंड्स, जिससे पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड से क्या निकलता रहता है, ऑयल्स निकलता रहता है, जो हमारे स्किन को मॉइस्ट रखता है, थोड़ा सा उसको सूखने से बचाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कुछ ग्लैंड्स हैं, ये कैसे ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन है। लीवर, इसके अलावा लीवर, पैंक्रियाज, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ये ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होता, इनके पास से ब्लड वेजिल से गुजरता है। ये जो कुछ भी सिक्रीट करते हैं इस ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं, और ब्लड जो है लेकर के जहाँ जाना है वहाँ पे जाता है। ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये जो चीज़ सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो हम लोग को पढ़ना था, उस सिस्टम में जो है दो चीज़ आता है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड आएगा और उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स।
तो एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब उसमें डक्ट नहीं होता, ट्यूब नहीं होता। दे सिक्रीट दे pour their secretion directly into blood and blood transfer this to टारगेट साइट। जहाँ भी पहुँचना है वहाँ पे टारगेट साइट पे ब्लड लेके जाता है, कोई ट्यूब नहीं है इनके पास, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये जो कहलाते हैं। यहाँ इसके यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है और यहाँ पिट्यूटरी। बेस पे, ब्रेन के बेस पे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस, और एक और ग्लैंड है पीनियल। तो हम सर से शुरू करते हैं, हेड से शुरू करते हैं। तो इस हमारे खोपड़ी में 3 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, मतलब ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पीनियल। हम लोग को यहाँ पे 2 के बारे में पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस। दोनों को देखते हैं जरा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस। देखो, जैसे कोई अधिकारी होता है बड़ा किसी ऑफिस में, तो उसके अंदर एक पीए रहता है, सारा काम वही करवाता है। फाइल भी तुम जाओगे बात कर रहे तो पहले पीए से बात करोगे, वो फाइल फिर उनके पास लेके जाएगा, फिर उनसे बताएगा उसके बारे में, फिर वो ऑर्डर वही देते हैं। मतलब मेन बात तो यही है, लेकिन पीए का काम करता है हाइपोथैलेमस। ये जैसे मान लो थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होता है, नेक में होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को एक हार्मोन सिक्रीट करना है, थायरॉक्सिन, ठीक है। ये हार्मोन कम सिक्रीट करने लगा है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन कम सिक्रीट करने लगा है, तो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच जाएगा कि हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है अब। तो ये जो हाइपोथैलेमस है एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, ठीक है, वो हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मतलब बोलेगा उस हार्मोन्स के थ्रू कि यहाँ पे हार्मोन की कमी हो रही है, आदेश दीजिए कि हार्मोन ये सिक्रीट करे ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू पहुँचेगा थायराइड ग्लैंड के पास, ठीक है, और इसको बोलेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करो, बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गई है। तो हाइपोथैलेमस एक पीए का काम कर रहा है और ये मेन बॉस का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे एक लड़का है जिसका ग्रोथ बढ़ना है, हाइट बढ़नी है, तो ये मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ये ग्रोथ हार्मोन जो है सेल के पास जाएगा और सेल को कहेगा कि अब जल्दी जल्दी डिवाइड करके ज़्यादा नंबर बनाइए, ठीक है, ताकि ग्रोथ हो सके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है बहुत सारे हार्मोन्स के द्वारा, और इन हार्मोन सिक्रीट करना है नहीं करना है इस चीज़ को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो जरा बुक से इसको पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तब भी डिजीज हो जाता है, कम बनता है तब भी डिजीज। तो हार्मोन्स को एक प्रॉपर अमाउंट में बनना होगा, और इस चीज़ को कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड कि हार्मोन्स जितना अमाउंट में ज़रूरी है उतना ही बने, ना ज़्यादा ना कम। तो सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पी साइज ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड में बनाए थे फिगर, तो बेस में लोकेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पर बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि अपने इन्हीं हार्मोन के द्वारा इस सारे ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल दिया है
TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको ये मैसेज देता है कि टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। इट आल्सो प्रोड्यूसेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो FSH जो है हमारे टेस्टिस को बोलता है स्पर्म बनाओ, ओवेरी को बोलता है कि ओवा बनाओ, और वो भी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। एक हार्मोन है लुटेनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन, जो ओवेरी जो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है हार्मोन बनाने के लिए। इन सम केसेस एक और ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में बताया है कि ये पिट्यूटरी के पास लोकेटेड होता है, और ये पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है ताकि वो स्टिमुलेट करे हार्मोन बनाना या हार्मोन बनाना कम कर दे। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन से एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ये बच्चों में बहुत ज़रूरी है उनके अच्छे से ग्रोथ के लिए, उनके बोन्स की ग्रोथ के लिए, उनके मसल्स की ग्रोथ के लिए। एडल्ट में जो है उस बोन को और हेल्दी करता है, मसल्स को और बढ़ाता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए बच्चों में तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे साइज में। और अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनता है तब उनका बोन बहुत अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से, तो उनको जिजेंटिज्म, हाइट 8 फुट 9 फुट हो जाएगा, तो जिजेंटिज्म बोलते हैं, हो जाएगा। अब है थायराइड ग्लैंड। अब ब्रेन के नीचे थोड़ा सा आते हैं, इधर कहीं कोई ग्लैंड नहीं है, यहाँ पे अब एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ सेंटर में थायराइड ग्लैंड, और उसके चारों तरफ 4 ठो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक, थायराइड ग्लैंड, उसके चारों तरफ एक एक पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि विंड पाइप के फ्रंट पे होता है। ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम क्या लिखा है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी जो कुछ भी हम खाना खाते हैं तो उसमें जो भी फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, उसको डाइजेस्ट करना, उसको स्टोर करना, इस चीज़ को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन। अगर कम बनने लगे तो ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा फैट या तो बढ़ जाता है या फैट कम हो जाता है, जिससे वेट अचानक से गेन हो जाता है या वेट अचानक से लूज हो जाता है। द मेन रोल ऑफ थायरॉक्सिन इज टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म विच इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू ब्रेक डाउन फूड एंड कन्वर्ट इट टू एनर्जी। इसमें फूड ब्रेक होता है और क्या निकल होता है, एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, और एनर्जी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा फिजिकल ग्रोथ भी हो सके और मेंटल ग्रोथ भी हो सके। द थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स आयोडीन फ्रॉम ब्लड एंड देन सिक्रीट्स थायरॉक्सिन। इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर सके, इसीलिए कहा जाता है आयोडाइज साल्ट लेने के लिए। अगर साल्ट में आयोडीन ना हो तो क्या होगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा, तो कभी कभी ये गला फूल जाता है, फूल जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। इसमें लिखा है द डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन काजेस ग्वाइटर वेयर इन द ग्लैंड गेट्स इन लार्ज। इसमें ग्लैंड्स क्या होता है, इन लार्ज हो जाता है। इट इज ऑल्सो काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन पर्सनस डाइट। अगर खाने में नमक नहीं है, अगर किसी पर्सनस के डाइट में नमक नहीं है तो उससे भी हो जाता है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन काजेज इंक्रीज इन हार्ट बीट एंड रिस्पायरेशन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो हार्ट बीट उसका बढ़ जाएगा, रिस्पायरेशन का रेट बढ़ जाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगे, इरिटेशन होगा, ठीक है। आइज़ जो है बल्ज होके बाहर जैसे आइज़ जो है बाहर निकल जाएगा, जैसे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। अगर थायरोसिन हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो क्या कहते हैं उसको, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हार्ट के पास एक ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो है ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमको डिजीज से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाता है, यानी ये WBC के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा थाइमस ग्लैंड। और नीचे जाएं तो हमारे किडनी होता है यहाँ पे पेट के पास, तो वहाँ किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड्स। किडनी हमारा बी शेप स्ट्रक्चर है और इसी के ऊपर रहता है एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। दे आर टू ट्रायंगुलर ग्लैंड्स लोकेटेड एट द टॉप ऑफ टू किडनी, दोनों किडनी के टॉप पे लोकेटेड होता है।
ठीक है। ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इनकाउंटर करता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं इसको, फाइट, फ्लाइट या फ्राइट। यानी ये हार्मोन जब बनता है तो अचानक से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है और वो हमारे पैर के मसल्स को या फिर हैंड के मसल्स को ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे मान लो अचानक से हम लोग देख लें कोई सांप आ गया, तो कुछ लोग होते हैं बहुत डर जाते हैं, वो डर के एकदम फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तब ये हार्मोन जो है की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। अचानक से उनके हाथों में या फिर वो काटने के लिए आने लगे तो अचानक से उनके अंदर प्राण से एनर्जी आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि या तो भाग जाते हैं या फिर कुछ उठा के मार देंगे। तो मान लो जो थोड़ा निडर है, जो मतलब उनके पास मतलब डरते नहीं है जल्दी, उनके पास तो अचानक से इतना एनर्जी आ जाए तो क्या करेंगे, डंडा उठाएंगे, उसको मार देंगे। और हम लोग जैसे के पास अगर आता है तो हम लोग तो पैरों में ट्रांसफ़र होगा, हम लोग तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है, या आदमी फ्रीज भी हो जाता है। तो ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं इसको। फाइट, या तो आदमी फाइट करेगा, या फ्लाइट मतलब जैसे लगेगा उड़ते हुए भाग रहा है, और फ्लाइट यानी डर जाएगा बहुत ज़्यादा। कभी कभी हम लोग सांप को देख के बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। इट इज़ प्रोड्यूस, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन ए पर्सन इज इन फियर। ये तब प्रोड्यूस होता है जब आदमी डर जाए, पैनिक कंडीशन में हो, या उसको डर महसूस हो रहा हो। इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। ब्लड जल्दी जल्दी पंप होगा तो ब्लड जल्दी जल्दी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्रीदिंग, सांस जल्दी जल्दी हम लोग लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है। द इफ़ेक्ट्स आर टेम्प्रेरी, ये इफ़ेक्ट्स टेम्प्रेरी होता है और कुछ ही मिनट में सही हो जाता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज एक डुअल ग्लैंड से मिक्स ग्लैंड है। लोग जो भूत प्रेत देख के डरते हैं ना, वो इसी हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन बनता है, इतना ज़्यादा एनर्जी बन जाता है, उसको वो लोग क्या कहते हैं, मतलब उस एनर्जी को वो लोग सह नहीं पाते, इस वजह से अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जब वो एनर्जी रिलीज हो जाता है धीरे धीरे तो वो फिर शांत हो जाते हैं। तो ये हो गया थायराइड मतलब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब है पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज जो है लीफ लाइक ग्लैंड है, इसमें डक्ट भी होता है और ब्लड में भी ये सीक्रेट करते हैं, ठीक है। यानी एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी है और ये एंडोक्राइन वाला पार्ट भी है। तो जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और एंडोक्राइन पार्ट वाला जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन और एक और हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन। तो इसमें अभी इंसुलिन के बारे में दिया है, तो इसको देखते ज़रा। लिखा है इट इज़ ए फ्लैटेंड ग्लैंड दैट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड स्पाइन एंड इज कनेक्टेड टू द डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ कॉल्ड ए डुअल ग्लैंड। तो ये स्टमक के नीचे होता है और ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। ये डुअल ग्लैंड है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, ठीक है। इसमें से पेनक्रियाटिक, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और पेनक्रियाज जो है उसका एंडोक्राइन जो पार्ट है वो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एक डिजीज़ हो जाता है जिसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। जो नॉर्मल डिजीज़ होता है डायबिटीज़, वो इसी के कमी की वजह से होता है, इंसुलिन के कमी की वजह से। तो जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन कम बन रहा है वो इंसुलिन के टैबलेट लेते हैं या फिर इंजेक्शन लेते हैं ताकि इंसुलिन का लेवल जो रहे वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। इसमें लिखा है, इसमें सिम्टम्स क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन फील होगा, बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा। लेथार्जी, एनर्जी कम लगेगा उसको। एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर, बहुत ही ज़्यादा उसको प्यास या बहुत ज़्यादा उसको भूख लगने लगेगा। अभी ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, तो मेल में होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवेरी।
तो हमको टेस्टीज ओवेरी पढ़ चुके हैं। तो टेस्टीज जो है उसमें से स्पर्म प्रोड्यूस होता है और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, और फीमेल में ओवेरी से क्या निकलता है, ओवा और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो ये हार्मोन्स हो गया। आगे लिखा है रोल ऑफ हार्मोन्स इन अदर ऑर्गेनिज्म। और दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाए हार्मोन्स का रोल, तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, फ्रॉग जो है वो अपने रूप को क्या करता है, चेंज करता है। कभी टेडपोल रहता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो धीरे धीरे उसका रूप चेंज होता है, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो वी हैव लर्न थायरॉक्सिन हार्मोन उसमें हेल्प करता है। तो वी हैव लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। थायरॉक्सिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग ए यंग टेडपोल टू अ मैच्योर फ्रॉग। अगर पानी में आयोडीन की कमी हो तो वो टेडपोल में ही रह जाते हैं, वो फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग में चेंज नहीं हो पाते, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन। तो लिखा है थायरॉक्सिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग ए यंग टेडपोल टू ए मैच्योर फ्रॉग। इफ देयर इज लेस आयोडीन इन वाटर, थायरॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स एंड द टेडपोल्स डू नॉट मैच्योर इनटू एडल्ट्स। ठीक है, एंड्स में देखते हैं। एंड्स प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड फेरोमोन्स। एंड्स जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फेरोमोन्स, विच हेल्प देम फ्रॉम ट्रेल्स टू अबाउट फूड टू मार्क टेरिटरीज और एंड टू आइडेंटिफाई इट्स नेस्ट। तो ये जो एंट है ये अपने फेरोमोन्स सीक्रेट करते जाते हैं पूरे रास्ते में, और उसी को महसूस करते हुए अपना रास्ता पहचान लेते हैं। कितना दूर भी वो चले जाते हैं लाइन से, फिर वापस उसी रास्ते पे आ जाते हैं ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ दिस केमिकल्स। नॉलेज चेक एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करना आप लोग, सही सब कुछ बुक में दिया हुआ है। अब है हेल्थ ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो इस समय जैसे कि आप लोग एडोलसेंस एज में हैं, तो किस तरह के फूड खाने चाहिए, किस तरह के मतलब फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, अपनी साफ़ सफाई ये सब मेंटेन करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो एडोलसेंस एज में क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, तो इस समय डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, फास्ट फूड, बर्गर्स ये सबको अवॉइड करना चाहिए। हमारे फूड में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, जैसे मिल्क, एग, फिश, ये सब ज़्यादा होना चाहिए। तो पढ़ते हैं। एडोलसेंस इज द पीरियड when a child's body transforms into that of an adult. This phase shows rapid growth in the physical and mental health of an individual, so it is important to take care of oneself to stay healthy, as it also affect the future health. तो एडोलसेंस पीरियड में किसी चाइल्ड्स का बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजेज होता है, उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ होता है। देन एट दैट टाइम जो भी एडोलसेंट्स हैं उनको प्रॉपर केयर रखना चाहिए, अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि यही उनको फ्यूचर में ये मतलब रिस्पॉन्स दिखाई देगा हेल्थ उनका कैसा है। फूड हैबिट्स, एन एडोलसेंट्स हैज इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स नीड एंड मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट टू रिमेन फिट एंड स्टे हेल्दी। बोथ ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग कैन अफेक्ट द हेल्थ। ठीक है, तो एडोलसेंट्स को अपने डाइट पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा खाना या कम खाना, ओवर ईटिंग, दोनों जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इनएडिक्वेट डाइट कैन लीड टू स्टंट ग्रोथ। अगर अच्छे से डाइट नहीं है, कम खा रहे हैं या फिर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो इससे ग्रोथ जो है वो जितना डिजायर्ड है उतना नहीं हो पाएगा। कुछ टिप्स दिया हुआ है गुड हेल्थ को इंश्योर करने के लिए। फूड्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दैट आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ मस्ट बी कंज्यूम्ड। क्या क्या खाना चाहिए, तो ग्रेन्स, नट्स, पल्सेस, मीट, मिल्क, चीज़, एग्स प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। और प्रोटेक्टिव फूड में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम हेल्प टू बिल्ड बोन्स, ठीक है, ये लेना चाहिए। आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड विटामिन सी बूस्ट इम्यूनिटी। तो ये सब चीज़ें हम लोग को वेजिटेबल्स, मिल्क या फ्रूट्स ये सब खूब लेना चाहिए। तो इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ टू मेंटेन फिटनेस। जैसे बहुत तरह के गेम्स है, योगा है, जॉगिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से क्या होता है, ग्रोथ अच्छे से होता है, ठीक है। अभी है पर्सनल हाइजीनिक, ठीक है। हम लोग तो एडोलसेंस एज में पर्सनल हाइजीनिक बहुत मेंटेन करना चाहिए। जैसे एडोलसेंट में आते हैं तो दोनों गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी हो, उसमें आयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो इस वजह से पिंपल्स पड़ सकते हैं। तो बार बार फेस को वॉश करना चाहिए, ठीक है।
रेगुलरली बाथ लेना चाहिए, ठीक है। और जो भी रिप्रोडक्टिव एरियाज़ हैं उनको भी क्लीन करना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है। क्लोथ्स अपने अच्छे से साफ ऑफ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मतलब पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या है इंडिया में जैसे चाइल्ड मैरिज होता है, इस वजह से बहुत कम एज में जो गर्ल्स है वो उनको वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो चाइल्ड कैरी करने लगते हैं। इससे उनके फिजिकल ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनका अभी फिजिकल ग्रोथ उतना होता हुआ नहीं रहता है, और वो उस चाइल्ड को कैसे कैरी कर सकते हैं। तो एक गर्ल्स को फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी। तो इसलिए इसका एज है, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स ही गर्ल्स का मैरिज करना चाहिए ये, ठीक है। क्योंकि तब जाके वो फिजिकली भी फिट रहेगी, मेंटली भी फिट रहेगी परिवार को चलाने के लिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, केवल ओवा बनना, केवल स्पर्म बनना इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि क्या कहते हैं यू आर रेडी फॉर द स्टार्टिंग योर रिप्रोडक्टिव लाइफ। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजिकल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लिखा है एवरी डे अबाउट 20,000 गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज गिव बर्थ टू बेबीज एट दिस टाइम दे आर नॉट फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो अननोइंगली नोइंगली आई डोंट नो, बट अर्ली जो गर्ल्स जो हैं बिलो द कहते हैं अंडर द एज ऑफ 18 दे बिकम प्रेग्नेंट, they give birth to babies, but they are actually not physically and mentally fit for this pregnancy, for this childbirth. When a girl becomes pregnant, her life completely changes. She may not be able to continue her education and thus her job prospects reduce, ठीक है। क्योंकि आजकल हर जॉब में जो है जो बैचलर्स होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, गर्ल्स में स्पेशली। बेबी होने के बाद उसको बेबी को भी ध्यान देना होता है, टाइम देना होगा स्पेशली। तो वो अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, उसमें इंटरप्शन होगा। जॉब को भी कंटिन्यू नहीं रख पाएगी, उसमें भी इंटरप्शन होगा। तो इसलिए जब मेंटली प्रिपेयर हो जाए, मेंटली स्टेबल हो जाए, फिजिकली ग्रोथ हो जाए, तभी सबको करना चाहिए। सी मे बी पुश टू पॉवर्टी एंड कंसिक्वेंटली हर हेल्थ में सफ़र। धीरे धीरे वो गरीबी की तरफ आ जाएगी और वो उसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ आर ए लीडिंग काज ऑफ डेथ एमंग एडोलसेंट गर्ल। बहुत सारे गर्ल्स जो है इस प्रेगनेंसी की वजह से, अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से डेथ भी उनका हो जाता है। गर्ल्स हु हैव लिमिटेड नो एक्सेस to sexual and reproductive health care or those forced into child marriage are more likely to become pregnant। जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे गर्ल्स अवेयर नहीं है, या फिर जहाँ पे अभी अर्ली चाइल्ड मैरिज चल रहा है, वहाँ पे जो है ये सब ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस प्रॉब्लम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि क्यों क्या कहते हैं 18 के बाद ही ज़रूरी है गर्ल्स का मैरिज करना। तब तक उसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगी। इन केस कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कम से कम वो तो जॉब कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेंटली फिट होना भी, ठीक है। तो इनफैक्ट दैट इज़ वाई द लीगल एज फॉर मैरिज हैज़ बीन सेट एट 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़ इन इंडिया। नाउ से नो टू ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल। ड्यूरिंग द एडोलसेंट एज बहुत सारे लोग फोर्स करते हैं कि सिगरेट पी लो, स्मोकिंग कर लो, अल्कोहल पी लो, इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, क्या कहते हैं टेंशन कम हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़, जैसे नींद नहीं आएगा, आराम से पढ़ोगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग फोर्स करते हैं और बच्चे जो है ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल इन सब के एडिक्टिव हो जाते हैं, लेने लगते हैं। क्योंकि ये सब में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एडिक्शन काज कर देता है। एक दो बार लोगे फिर खुद ही तुम उसको कंटिन्यू कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेने लगोगे, क्योंकि उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो ये जो इसको ड्रग एब्यूज़ कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है एडोलसेंट्स में। इट रिफर्स टू एक्सेसिव यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस सच एज पान, टोबैको, अल्कोहल, पेन किलर्स एंड माइंड अल्टरिंग केमिकल्स। तो इन सबको कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑलवेज से नो टू दिस सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल एंड टोबैको। बहुत सारे इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं।
कैंसर, इनके अंदर जो केमिकल्स होता है वो कैंसर काज कर सकता है। लिखा है टोबैको रिड्यूस लंग कैपेसिटी, काजेज विजिंग एंड कैंकर्स लंग कैंसर, हार्ट एंड रिड्यूस लाइफ स्पैन। ये हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा, लंग्स की एक्टिविटी को कम कर देगा, कैंसर काज कर सकता है। अल्कोहल जो है ये बॉडी ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, ये ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है। और इससे जो है आदमी का आवाज़ लड़खड़ाने लगता है, वो ठीक से बोल नहीं सकता, ठीक है। तो और भी जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये और ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये क्या कहते हैं, इट क्रिएट हेलुसिनेशंस। मतलब हेलुसिनेशंस का मतलब हो गया कि आदमी जो है अपनी एक अलग दुनिया में आ जाता है। उसको लगता है कि जैसे कि कुछ एक अलग दुनिया इमेजिन करने लगता है, वो इमेजिन सराउंडिंग्स एंड फीलिंग्स सेंसेशन दैट आर अनरियल। उसको लगता है कि जैसे कोई उसको बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि तुम छत से कूद जाओ, तुम उसे ये कर लो। तो ऐसे ड्रग्स लेने से ये आदमी हेलुसिनेशंस में रहता है और इसके आदी बन जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं लोग, ठीक है। इसके एडिक्शन से लोग का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, उनके अंदर काम में मन नहीं लगेगा, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और इसका निगेटिव इफेक्ट फैमिली पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, फैमिली में, दोस्तों पे, और वो आदमी अनसोशल हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऑलवेज सेड नो टू ड्रग्स। वाई डू एडोलसेंट्स इंडल्ज इन ड्रग एब्यूज़? एडोलसेंट्स क्यों इंडल्ज हो जाते हैं, क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्रग में? क्योंकि लिखा है ड्यू टू पीयर प्रेशर, मतलब अपने दोस्तों का स्पेशली उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कहते हैं कि भाई लगा लो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नींद नहीं आएगा, पढ़ाई मन से होगा, याद हो जाता है पढ़ने में, ठीक है। तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, मीडिया की वजह से भी, फिल्म में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक्साइटमेंट में, अनहैप्पी के केस में फ्रस्ट्रेट होता है आदमी तब, ठीक है, या कोई बदला लेना है तब, जो भी केस है इस केस में लोग इसको लेने लगते हैं, या अकेलापन महसूस हो रहा है लाइफ में तब। तो ड्रग एब्यूज़ कैन कॉज सीरियस डैमेज एंड वन मस्ट नेवर बी टेम्प्ट टू यूज ड्रग्स अंडर द फॉल्स इम्प्रेशन। गलत प्रभाव देने के लिए इसको पीना नहीं चाहिए, कोई कूल थिंग नहीं है लाइफ में करने का, ठीक है। इट विल रूइन योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर सोशल लाइफ, इस सबको रूइन कर देगा, ठीक है। तो योर लाइफ इज़ प्रीसियस, ठीक है, नॉट ओनली फॉर यू, इट इज़ फॉर योर फैमिली, फॉर दिस कंट्री, यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड यू आर इन द एज ऑफ एडोलसेंट्स, देन यू मस्ट बी केयरफुल, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीनी, ठीक है, ईट हेल्दी डाइट so that you can develop physically as well as mentally, ठीक है। and always say no to these chemicals, drugs, ठीक है, because it will ruin your life, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। तो हम लोग चैप्टर 9 को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।